Now we are going to discuss ex post facto research, that is block 2 unit 2 MPC 005, right? So this is a research paper method and we are going to discuss like introduction, objectives, form of research design, concepts, characteristics, differences between experimental and ex post facto. Experimental we have already done, I think, and essential requisite for inferring causal relationship, how we find out the relationship between two variables, and steps in ex post facto research, and strength, weaknesses, and concept of post hoc fallacy. So first thing is like ex post facto research. Ex post facto research is a systematic process for exploring new knowledge, skills, behavior, attitude, values, and practices, contrasting it with experimental research and highlighting its strengths and weaknesses that we are going to discuss in this unit. एक्स पोस्ट फैक्टर रिसर्च है क्या, कितने तरीके का होता है, कैसे वो डिफरेंट है एक्सपेरिमेंटल उससे, वो सारी चीजें यहाँ पे हम, यही हमारा ऑब्जेक्टिव है इस यूनिट का. सो लेट्स कम टू द टॉपिक दैट इज फॉर्म्स ऑफ रिसर्च डिजाइन. एक तो दो तरीके के रिसर्च होते हैं, एक होता है प्रोस्पेक्टिव रिसर्च और दूसरे होते हैं, आप कह सकते हो, रेट्रोस्पेक्टिव. अब प्रोस्पेक्टिव मतलब जो फ्यूचर की तरफ देखते हैं, है ना, कि प्रोस्पेक्ट्स क्या है, प्रोस्पेक्टिव उनको बोलते हैं, एंड रेट्रोस्पेक्टिव जो बैक में जाकर चीजों को देखते हैं. तो दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन टू टाइप्स ऑफ रिसर्च, प्रोस्पेक्टिव एंड रेट्रोस्पेक्टिव. तो प्रोस्पेक्टिव रिसर्च डिजाइन एग्जामिन्स फ्यूचर इफेक्ट ऑफ आफ्टर ट्रीटमेंट. लेट्स से कि आपने कोई एक सैंपल लिया और उस सैंपल के ऊपर आप ये देखना चाहते हो कि हमारा जो ड्रग या थेरेपी जो भी आपने उनको दी उसका इम्पैक्ट क्या होगा. तो पहले आपको वो थेरेपी या ड्रग देना पड़ेगा, फिर आप उसका इफेक्ट देखोगे. तो दैट विल बी इन फ्यूचर. So whatever you have given, whatever treatment you have given to that person or group, वो उसका इफेक्ट कुछ टाइम के बाद आएगा, यानी फ्यूचर में आएगा. तो दैट इज प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट. ठीक, प्रोस्पेक्टिव रिसर्च. एंड रिट्रोस्पेक्टिव रिसर्च डिजाइन में क्या होगा कि क्या चीज पहले हुई थी, है ना. जैसे अब किसी का क्या कहते हैं, जो जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है कि आपने कुछ पेशेंट्स लिए, है ना, जिनको डायबिटीज हो गया, कैंसर हो गया, एनी डिसीज, लेट्स टेक इट डायबिटीज. सो जिन लोगों को डायबिटीज है उन पेशेंट्स को आपने लिया और उन पेशेंट्स की लाइफ स्टाइल को आप जानना चाहते हो, तो उनको इंटरव्यू किया कि उनकी लाइफ स्टाइल कैसी रही है, कितना वो एक्टिव रहे हैं, किस तरह का खाना खा रहे थे वो पहले. तो ये क्या होता है, आप आज वो डायबिटीज हुआ है लेकिन उससे पहले क्या हुआ था, वो सारी इंफॉर्मेशन आप उन लोगों से लेते हैं. तो दिस इज ए रिट्रोस्पेक्टिव स्टडी. अब बाद में क्या इफेक्ट होगा उसकी बात नहीं है, अभी जो प्रॉब्लम आई है, यानी कोई डिप्रेशन का, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ डिप्रेशन. आपने डिप्रेशन का लिया तो उनकी लाइफ में इवेंट्स क्या हुए, कैसा हुआ, क्या चीजें हुई, कब से डिप्रेशन स्टार्ट हुआ, हिस्ट्री लिया. So that is retrospective, मतलब you are going back to the past. So that is retrospective. When you are looking for the future, then it is a retrospective. So तो हम जो इफेक्ट है, दोनों में ही इफेक्ट देखते हैं, लेकिन जो इफेक्ट है, एक में हम पास्ट की इवेंट की वजह से जो इफेक्ट आया आज की डेट में, और एक में हम देखेंगे कि फ्यूचर में क्या इफेक्ट आएगा. So that is like prospective and retrospective. I think it is clear. If you have any question, definitely as usual, you can raise your hand, you can ask the question. Then concept and meaning of ex post facto research. So ex post facto research
factor research predicts possible causes behind a effect that has already occurred. जैसे मैंने बोला जो पहले हो चुका है, such as child's delinquency, यानी बच्चा बहुत ही डेलिक्वेंट है, मारपीट और अब्यूजिव होता है, सारी चीजें हैं. तो अब इसके रीजन क्या हो सकते हैं, बैग में जाके आप हिस्ट्री लेकर समझते हैं. इट इज एन एम्पेरिकली बेस्ड इन्वेस्टिगेशन without direct control over independent variable, allowing conclusion to be inferred without intervention. अब एक्स पोस्ट फैक्टर में क्या आप इंटरवेंशन कोई नहीं दे रहे हैं, ऑलरेडी जो होना था हो चुका, आप सिर्फ उसको स्टडी कर रहे हैं. ठीक है. तो और आपका जैसे हमने बात की थी जब रिसर्च के स्टार्ट में इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल की, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल में हम चेंजेस करते हैं, उसका इफेक्ट हम डिपेंडेंट वेरिएबल पे देखते हैं. लेकिन यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑलरेडी हो चुका है, मतलब पास्ट में, तो उस इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम लोग ना तो चेंज कर सकते हैं ना उसकी वैल्यू को कर सकते हैं. तो हम सिर्फ ना उसमें किसी तरह का इंटरवीन नहीं कर सकते, हम सिर्फ और सिर्फ स्टडी करते हैं उसके इफेक्ट को. तो दैट इज एक्स पोस्ट फैक्टर. यानी एक्स, पता ही है एक्स का मतलब क्या होता है, पोस्ट मतलब जो हो चुका है, फैक्टो मतलब जो फैक्टर ऑलरेडी जो चीजें हो चुकी हैं उस पर हम रिसर्च कर रहे हैं. Then, however, the danger lies in concluding that two factors are the cause and effect. लेकिन क्या है कि कई बार बाई चांस भी ऐसा हो रहा होगा, लेकिन एक प्रॉब्लम ये हो जाती है कि कई बार हमें लगता है कि इसकी वजह से ऐसा हुआ, जबकि हो सकता है वैसा ना हो. लेट्स टेक एन एग्जांपल. मान लिया किसी की लाइफ में कोई इवेंट हुआ और उसके बाद उसको डिप्रेशन हो गया. ठीक है. अब वो जब डिप्रेशन हो गया, आपने ये कंक्लूड किया कि इसकी लाइफ में ये स्ट्रेसफुल इवेंट हुआ, इसकी वजह से इसको डिप्रेशन हो गया. तो हो सकता है उसकी बायोलॉजी ऐसी हो, है ना, जिसकी वजह हेरिडिटिकली वो ऐसा है जिसकी वजह से ऐसा हो गया, जबकि और कोई रीजन नहीं है ना. लेकिन फिर भी आप उसको कंक्लूड कर सकते हैं कि इसकी वजह से ऐसा, तो गलती होने के इतने चांसेस ये हो सकते हैं. नाउ लेट्स सी characteristics of ex post facto research. इनकी characteristics, तो अब दो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं कि प्रोस्पेक्टिव एंड रिट्रोस्पेक्टिव रिसर्च. एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च जो है आपका रेट्रोस्पेक्टिव रिसर्च है, जिसमें इवेंट हो चुकी है, उसके बाद आप उसकी स्टडी कर रहे हैं. अब हम देखते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं. तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, द रिसर्च हैज ए कंट्रोल और ए कंपैरिजन ग्रुप. तो आप क्या कहते हैं, इवेंट हो चुका है नो डाउट, बट आप कंट्रोल ग्रुप भी ले सकते हैं. अब मैंने आपको एक्सपेरिमेंटल इसमें बताया था कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप क्या होता है. तो आप एक कंट्रोल ग्रुप ले सकते हैं और एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप. कंट्रोल ग्रुप को कोई ट्रीटमेंट नहीं है और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में ऑलरेडी चीजें हो चुकी है क्योंकि एक्सपोज फैक्टर है. इनकी लाइफ में कोई इवेंट नहीं हुआ, इनकी लाइफ में हुआ, दोनों के रिजल्ट को जो भी ट्रीटमेंट हमने दिया उसके बाद उनको हम यहाँ पे क्या कहते हैं, उनको कंपेयर कर लेते हैं. सो दैट इज व्हाट इज कंट्रोल ग्रुप. तो हम इसमें कंट्रोल ग्रुप ले सकते हैं नो डाउट. हमने एक डिप्रेशन के पेशेंट्स ले लिए और एक जिनको डिप्रेशन नहीं था. अब दोनों के ऊपर हमने सीबीटी की या जो भी हम कर रहे थे हमने किया, और दोनों का रिजल्ट कंपेयर किया कि दोनों में कुछ चेंजेस आए या नहीं है. कंट्रोल ग्रुप पे हम नहीं करते हैं, सॉरी नहीं किया, उस पर किया तो क्या कोई चेंजेस आए या नहीं है, दैट वी हैव कंपेयर्ड. सो कंट्रोल ग्रुप कंपैरिजन के लिए हम ले सकते हैं इन ex post facto. The behavior, action, event or the treatment or the independent variable of the research cannot be manipulated or changed. जैसे मैंने बोला independent variable already हो चुका है तो आप उसमें चेंज नहीं कर सकते हैं. कुमारी आशा is saying that voice is not coming properly. आप सबके साथ ऐसा है क्या? अगर सबके साथ है तो मेरे एंड से प्रॉब्लम है, अगर सबके साथ नहीं है then it is not my हमें तो बिल्कुल क्लियर. हाँ, सो इसका मतलब है आशा जी आपके एंड पे कुछ इंटरनेट का इशू है, क्योंकि अगर मेरे एंड से होगी तो किसी को आवाज नहीं जाएगी, है ना. तो अब हमारा क्या आता है कि बिहेवियर, एक्शन जो भी होना था हो चुका है ना. तो यू कैन नॉट मैनिपुलेट इंडिपेंडेंट वेरिएबल. सो अंडरस्टैंड दिस थिंग. देन द रिसर्च फोकसेस ऑन द इफेक्ट. तो हमारा फोकस मैनिपुलेशन पे नहीं होता है, हमारा फोकस कहाँ होता है, रिसर्च. हाँ जी,
सर ये मैनिपुलेटेड का क्या मीनिंग है प्रीवियस वाली इससे प्रीवियस स्लाइड में मैनिपुलेटेड? हाँ, मैनिपुलेशन का मतलब ये है कि आपने जैसे एक तो रिसर्च ये हुआ, मैं सबके लिए बता देता हूँ। एक तो रिसर्च ये हुआ, हमने एक ग्रुप लिया, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। स्क्रीन दिख रही है ना मेरी? जी जी जी। है ना? ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 लिया, ठीक है। दो ग्रुप हैं जिन पे हम रिसर्च कर रहे हैं। एक पे तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं और एक पे कुछ और कर रहे हैं, समझ लीजिए, है ना? तो हमने, एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मैंने आपको बताया है, ठीक है। एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। ये दो वेरिएबल्स हैं आपके पास। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जिसका इफेक्ट हम डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर देखते हैं, यही तो होता है। ये क्लियर है, नहीं है ना? तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल में हम मैनिपुलेशन करते हैं कुछ, कि भाई कम ज्यादा करते हैं। मान लिया आईक्यू है, हमने कुछ आईक्यू, ज्यादा आईक्यू वाले लोगों को लिया, कुछ कम आईक्यू वाले, और उनका इफेक्ट देखा कि उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस यानी डिपेंडेंट वेरिएबल में क्या चेंजेस हो रहे हैं, है ना? जी। ये हम करते हैं। या हमने सपोज हमने ले लिया कोई इसी तरीके की मेमोरी पे, क्या हमने दो टास्क हमारे पास में है, तो टास्क 1 है, टास्क है, ये टास्क को हम कराते हैं, इसमें कुछ वर्ड्स हैं जो याद करने हैं और याद करके सुनाने हैं एक ग्रुप को। तो वो अब इस टास्क में क्या, टास्क 1 है, टास्क 2 है। टास्क 2 में राइमिंग वर्ड्स हैं, इसमें नॉन राइमिंग वर्ड्स हैं, और हम ये देखना चाहते हैं दोनों में से कौन ज्यादा याद करता है। तो हमने एक ग्रुप को ये टास्क 1 दिया, दूसरे ग्रुप को टास्क 2 दिया, यानी चेंज कर दिया ये सारा कुछ। तो हम इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है हमारा। तो हम ये टास्क दें या इसकी क्वांटिटी में चेंज कर दें, वर्ड्स ज्यादा कम कर दें, ये सब हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम ऐसा करते हैं, मैनिपुलेशन। लेकिन जब हाँ जी सर, ऐसा इसको बोल सकते हैं क्या कि हम चीजें अपनी तरफ से कंट्रोल, मतलब मींस चेंज कर सकते हैं? उसी को मैनिपुलेशन बोलते हैं मैडम, मैनिपुलेशन बोलेंगे, उसी को मैनिपुलेशन। लेकिन एक्स पोस्ट फैक्टो में हम नहीं कर सकते। हाँ, क्योंकि चीजें चेंज नहीं हो सकती, वहां वो हैपन, क्योंकि ऑलरेडी हो चुकी हैं वो चीजें, तो ऑलरेडी हैपन हो गई ना, दैट हैज हैपेंड। कि भाई डिप्रेशन किसी को होना था, हो गया। अब किसी के आप सिचुएशंस को या उसकी लाइफ सिचुएशंस को तो चेंज नहीं कर सकते, अनइथिकल भी है और वैसे भी नहीं कर सकते। तो वो चीजें ऑलरेडी हो चुकी हैं, तो हम उनको मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं। वही चीज लिखा हुआ है कि वेरिएबल रिसर्च कैन नॉट बी मैनिपुलेटेड। जब एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की बात आती है तो वहां पे हम मैनिपुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। ओके सर। तो द रिसर्च फोकसेस ऑन द इफेक्ट। तो हम इसमें कंट्रोल की बात नहीं करते, हम सिर्फ इफेक्ट देखते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑलरेडी हो चुका है, हम ओनली वी आर examining the effect. The research tries to analyze the how and what aspect of the event, explore possible effect and causes. तो क्या होता है रिसर्च में, 2-3 क्वेश्चंस होते हैं, है ना? कि एक तो why, how and what, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। ये 3 चीजें ही रिसर्च में होती हैं जिनके कोई आंसर समझाने की कोशिश। तो यहाँ पे जो फोकस होता है, क्या कहते हैं, क्यों हो रहा है, ये तो हो ही चुका है, तो हम क्यों, उसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते। तो वी मोस्टली वी फोकस ऑन हाउ, कि कैसे हुआ डिप्रेशन। मतलब एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूँ कि कोई चीज कैसे हुई, है ना, एंड क्या हुआ और कैसे हुआ। इन 2 चीजों के पे हमारा फोकस होता है, ना कि कैसे, क्यों हुआ या किस तरीके से हुआ। दैट इज नॉट the scope of this research, because that is already happened. डिप्रेशन होना था, हो गया। अब उसमें क्या क्यों हुआ, ये क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ कैसे हुआ और क्या हुआ, इस पे हमारा फोकस होता है। तो लेट्स अंडरस्टैंड द डिफरेंस, बिकॉज जो अभी क्वेश्चन आपका किसी ने पूछा था, तो उसका आंसर और क्लियर हो जाएगा क्या डिफरेंस होता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में और एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च में, वो हम देखते हैं। तो क्या है, बहुत कुछ ऑलरेडी मैं बता दिया मैंने। कंट्रोल ओवर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल में इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे कंट्रोल होता है, एक्स पोस्ट फैक्टो में नहीं होता है। एग्जैक्टली यही बात मैंने अभी 2 मिनट पहले आपको बताई। तो क्या है, इन एन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च द रिसर्चर कैन डायरेक्टली मैनिपुलेट द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, है ना, और उसके इफेक्ट को स्टडी कर सकता है। In ex post facto research, the researcher cannot directly manipulate the independent variable, and as he or she predicts the cause on the basis of dependent variable. यानी क्या होता है, ऐसे समझो
ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। अब होता क्या है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल से डिपेंडेंट वेरिएबल की तरफ जाते हैं, समझते हैं कि इसमें चेंज करके इस पे इफेक्ट देखते हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल में हम डिपेंडेंट वेरिएबल से इंडिपेंडेंट वेरिएबल को समझने की कोशिश करते हैं। क्लियर है? सर ये वाली जो चीजें हैं, हाँ सर आवाज आ रही मेरी? हाँ हाँ आ रही है, बोलिए। सर ये वाला जो फ्लेवर है रिसर्च का, एक्सपोज्ड एंड फैक्टो रिसर्च, ये क्या एमफिल में भी आता है? ये सेम सिलेबस, सेम टॉपिक? इसमें एमफिल में? हाँ जी सर। सारी रिसर्च सब, बीए में भी यही है, एमए में भी यही है, सिर्फ उसकी डेप्थ बढ़ती जाती है। पीएचडी में भी यही है, एमफिल में भी यही है, हर जगह यही है। रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स सिमिलर है। अगर सर उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे हम देखते हैं कि जो नेट होता है, यूजीसी नेट है ना, जैसे नेट साइकोलॉजी, उसमें भी यही आता है, उसमें भी सारा रिसर्च है और एक्स्ट्रा है, मोर देन दिस सिलेबस, है ना? ओके सर। तो ये सारे में यही सारी चीजें आती हैं, ठीक है। तो अब हम आते हैं, दूसरा क्या डिफरेंस है, प्रिंसिपल ऑफ रैंडमाइजेशन। अब एक्सपेरिमेंट में तो आप रैंडमाइजेशन कर चुके हो, कर सकते हो, मैंने आपको पहले बताया रैंडम सैम्पलिंग और वो सब क्या होता है। तो researcher can use the principle of randomization in experimental research, on the basis of which they can conclude and infer that things remaining equal, constant, control the effect is a result of manipulation of the cause. So अब क्या होता है इसमें, रैंडम सैम्पलिंग, रैंडमाइजेशन इज पॉसिबल, यानी जब आप डेटा सेलेक्ट करते हो, बट यहाँ पे रैंडमाइजेशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि ऑलरेडी चीजें हो चुकी हैं। तो द रिसर्चर कैन नॉट यूज द प्रिंसिपल ऑफ रैंडमाइजेशन इन एक्सपोज्ड फैक्टर रिसर्च। भाई रैंडमली कैसे सेलेक्ट कर लोगे जो ऑलरेडी हो चुका है सारा कुछ? Researcher has no direct control over the cause and so they infer possibilities of the causes on the basis of existing effects. तो जो हो चुका है उसके बेस पे हम कंक्लूड करते हैं, हम अपने हिसाब से चूज नहीं कर सकते किसको किस ग्रुप में डालना है, कौन सा सैंपल सेलेक्ट करना है, कौन सा नहीं करना है, ठीक है। देन मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल, अगेन यहाँ पे हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, यहाँ पे हम मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल को ही मैनिपुलेट किया जाता है ना। तो एक्सपेरिमेंटल में आप कर सकते हो, एक्सपोज फैक्टो में आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इट इज वेरी क्लियर। तो इंटरप्रिटेशन में क्या है, द इजियर टू इंटरप्रेट और इन्फर रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल एज दे कैन मैनिपुलेट द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड सी द इफेक्ट ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल। तो अब इंटरप्रिटेशन में क्या कर सकते हैं कि आपको पता है आप मैनिपुलेट कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आप मैनिपुलेट कर रहे हैं और उसका साइड से सीधा सा इम्पैक्ट उसके ऊपर चेक कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या कहते हैं, लेकिन एक्सपोज फैक्टो में आप मैनिपुलेट तो कर ही नहीं रहे, तो आप सिर्फ गेस लगा रहे हैं कि क्यों हो सकता है। वहां पे क्या डायरेक्टली आप मैनिपुलेट करते हैं, उसका इफेक्ट देख रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं, इफेक्ट देख रहे हैं। लेकिन एक्सपोज फैक्टो में क्या, ऑलरेडी मैनिपुलेशन जो भी होना था हो चुका, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ इफेक्ट देख रहे हैं, उसके बेस पे पीछे जाके आप जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ होगा, ठीक है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर इस तरह का है तो इस वजह से क्या हुआ होगा और क्यों हुआ होगा, ये जानने की कोशिश आप करते हैं। तो ये डिफरेंस होता है इंटरप्रिटेशन में। इट इज डिफिकल्ट टू इंटरप्रेट और इन्फर रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल एज देयर कैन बी मोर देन वन पॉसिबिलिटीज और कॉज फॉर पर्टिकुलर इफेक्ट। ये बिल्कुल वैसे ही है। अगर थोड़ा सा भी आप फोरेंसिक्स में, फोरेंसिक क्या करते हैं भाई, फोरेंसिक साइंसेस क्या करते हैं, वो जानने की कोशिश, क्राइम हो गया तो क्राइम सीन पे वो पहुंचे और वहां पे सारे चीजें इकट्ठा की और उससे वो गेस लगाने की कोशिश करते हैं कि ये क्राइम कैसे हुआ होगा, किसने किया होगा, किस दूरी से इसमें गोली चली या किसने चाकू मारी होगी, कैसे मारी होगी, वो एक्सपर्ट होगा मारने में या निशाना लगाने में या नहीं। वो तो अब हो चुका जो होना था, अब उसके बेस पे उन्होंने एविडेंसेस इकट्ठा की और पीछे के बारे में गेस कर रहे हैं। तो ये होता है एक्सपोज फैक्टो। एग्जांपल बता रहा हूं मैं एक तरीके से। तो दिस कैन कि एक क्या कहते हैं इस तरह की चीजों में, एंड देन इसमें क्या है, क्या कहते हैं एक्सपेरिमेंटल में क्या है, एक्सपेरिमेंटल में ये है कि भाई आप कोई चीज होने से पहले आप उसको देख रहे हो, हुई नहीं है, आप करके देख रहे हैं कि अब अगर अब आपको ये देखना है
कि भाई कोई गोली चलती है तो उसका क्या इफेक्ट होता है, कितनी दूर से चलती है, किस तरह का इफेक्ट होता है, तो वो आप करके देख रहे हैं खुद, तो दैट इज एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है इंटरप्रिटेशन का, अगर हम इसकी बात करें। लवली द्विवेदी पूछ रही हैं कि सर आर इग्नू बुक्स आर सफिशिएंट फॉर यूजीसी नेट साइकोलॉजी? यस, समहाउ, ये मान के चलो आप 50-60% हो जाएगा, 60-70% हो जाएगा, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी हो सकती हैं जो आपको पढ़नी पड़ेगी, है ना, और डिटेल में थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। सर तो ये जो बुक्स होती हैं इनसे आपने बोला 50-60% कवर हो जाएगा, बाकी के जो टॉपिक्स होते हैं वो उनके लिए, जैसे अगर नॉर्मल हमें जीआरएफ के अलावा नॉर्मल क्लियर करना है यूजीसी नेट, तो ये उनके लिए तो सफिशिएंट है, नॉर्मली इससे क्लियर हो जाएगा ना? नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता मैम, सिर्फ इससे नहीं पड़ेगा आपको, क्योंकि इसमें स्टैटिस्टिक्स से सिर्फ 5 क्वेश्चंस आएंगे आपके, 5-8 क्वेश्चन, इससे ज्यादा नहीं आते, तो बाकी चीजें भी पढ़नी पड़ेंगी, नंबर 1। नंबर 2 थोड़ा डिटेल में करना, और जेआरएफ और उससे कोई लेना देना नहीं है कि जेआरएफ में और इसमें, क्योंकि अगर आप जेआरएफ के लिए तैयारी करेंगे तब जाके आपका सिर्फ क्लियर होगा, तो दोनों में फर्क होता है थोड़ा सा, है ना। तो ऐसा नहीं है बस उसी में से तो 8-10 लोगों को ले लेंगे जिसको जेआरएफ दे देंगे, बाकी तो सब वही आएंगे ना। तो अगर 1 मार्क्स भी कम हो गया आपका, तो ये सोच के आप मत चलिए कि जेआरएफ में ऐसा होगा तो सब, तो खैर ये अलग क्वेश्चन है, इसमें हम नहीं अभी डिटेल में जाएंगे, तो कभी पूछना होगा तो आप अलग से बात कर सकते हैं, ठीक है। Then we are coming to another thing, that is essential requirement for the inferring causal relationships, है ना। causal relationship मतलब क्या चीजें हैं जिनके बेस पे आप बोल सकते हो कि इसकी इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से डिपेंडेंट वेरिएबल हो रहा है, यानी दिस इज कॉजल रिलेशनशिप, यानी एक दूसरे का कॉज है। तो एसोसिएटिव वेरिएशन इन मेथड यूज्ड बाय द रिसर्चर to infer and predict the result of cause X by examining the association between the variable. So associative variation एक देखना होता है कि भाई अगर एक चीज में एसोसिएट का मतलब है एसोसिएशन होना, तो एक चीज में वेरिएबल हो रहा है तो दूसरी चीज में भी क्या चेंजेस आए हैं, तो एक तो उससे आप इन्फर कर सकते हो, उससे आइडिया लग सकता है आपको। Then systematic order of event ensure that variable X, Y occur before simultaneously, not after each other. तो अब दूसरा ये देख सकते हैं कि भाई एक पर्टिकुलर इवेंट हुई, उसके बाद डिप्रेशन या जो भी हम स्टडी कर रहे हैं, डिप्रेशन का तो एक एग्जांपल लिया मैंने, तो अगर आप कुछ स्टडी कर रहे हैं तो उसकी वजह से आप उसको आप चीजें उसके बेस पे आप ये इन्फर कर सकते हैं, भाई एक में चेंज हुआ तो दूसरे में भी चेंज हुआ, 10 लोगों में आपने इस तरह से देखा, तो वहां से आप एक सिस्टमैटिक ऑर्डर एक क्रिएट होता है कि एक इवेंट के बाद में दूसरा इवेंट हो रहा है, यानी आईवी के बाद डीवी आ रहा है, हर बार आपको यही मिल रहा है, तो वहां से आप इन्फर कर सकते हैं। एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च एनालाइजेस कॉजल रिलेशनशिप टू आइडेंटिफाई द बेस्ट पॉसिबल कॉज और इंडिपेंडेंट वेरिएबल सच एज कैंसर टू डिटरमाइन द अकरेंस ऑफ द इवेंट। तो क्या हुआ कि आपके पास जैसे पेशेंट्स आए, कैंसर के बहुत सारे पेशेंट्स पे आपने रिसर्च किया और आपने देखा उसमें से 90% लोग टोबैको लेते हैं, और तो ये इन्फर कर सकते हो उससे आप कि भाई इसकी वजह से ये हो रहा है। तो क्या हर एक केसेस में ऐसा हो रहा है, कितने केसेस में हो रहा है, कितने नंबर्स में हो रहा है, तो आप बैक में जाके हिस्ट्री से आप क्लियर कर सकते हो। तो ये चीज इसके अंदर होती है। देन आता है स्टेप ऑफ एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। स्टेप्स क्या होती है इसके अंदर? स्टेप्स नंबर 1 स्टेप है डिटरमाइनिंग द प्रॉब्लम। सबसे पहली चीज, हर एक रिसर्च में कोई भी टॉपिक आप कोई भी टाइप्स ऑफ रिसर्च लोगे, सर्वे में भी आपने देखा जब मैंने पढ़ाया आपको, तो उसमें भी और यहाँ पे भी हर जगह पे क्या हो रहा है, नंबर 1 पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, मतलब आपका टॉपिक क्या है, और ये आप ध्यान रखना आप जो रिसर्च प्रोजेक्ट सबमिट करोगे इग्नू में, वो भी इसी लाइन पे होता है, यही हेडिंग्स उसके अंदर होती है। अगर आप प्रोजेक्ट बुकलेट उठाकर देखोगे तो वहां से भी आप इसको देख सकते हैं, उठा सकते हैं, ठीक है। एंड देन लिटरेचर रिव्यू, यानी कि टॉपिक आपका डिसाइड हो गया कि आपको क्या करना है ना, किस पे करना है ये डिसाइड हो गया। अब आप लिटरेचर रिव्यू करते हैं, यानी कि आप डिफरेंट सोर्सेज, जर्नल, बुक्स से पढ़ते हैं कि मेरा जो टॉपिक है, जो पर्टिकुलर मैंने टॉपिक लिया है कि डिप्रेशन में क्या होगा, किस वजह से डिप्रेशन होता है, उस पर रिसर्चेस और क्या हो चुकी है, तो आप सारी रिसर्चेस को ढूंढ डालते हैं, पढ़ते हैं कि कैसे किया, किसने क्या रिजल्ट आया,
किस तरीके क्या रिसर्च डिजाइन यूज की, क्या मेथड्स यूज किए, कौन से सैंपल पे किया, किस जगह पे किया, ऑल डिटेल्स यू फाइंड आउट, उनका रिजल्ट क्या रहा, ये सब आप करते हैं, उसको आप लिटरेचर रिव्यू बोलते हैं। देन फॉर्मुलेशन, जब आप वो कर लेते हैं उसके बाद आप हाइपोथेसिस फॉर्म करते हैं। मैंने आपको हाइपोथेसिस का बताया पहले, हाइपोथेसिस क्या हो, तो कि क्या पॉसिबल रिजल्ट हो सकता है आपके जो आपका जो रिसर्च है उसमें क्या पॉसिबल रिसर्च रिजल्ट आ सकते हैं। तो आप अपनी नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस आप बनाते हैं, और ये चेक करने के लिए नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होती है ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा दिया है, तो आप या तो जाके बैठ जाके आप चेक कर सकते हैं रिकॉर्डिंग। डिजाइनिंग द अप्रोच, फिर आप क्या अप्रोच यूज करेंगे, कौन सा मॉडल यूज करेंगे, कैसे रिसर्च करेंगे, कैसे टूल्स यूज करेंगे, किस तरीके से करेंगे, तो डिजाइन वो उसी को हम रिसर्च डिजाइन बोलते हैं, तो वो आप डिसाइड करते हैं। देन वैलिडिटी ऑफ रिसर्च, तब उसके बाद आप उस जब डेटा कलेक्ट कर लेते हैं उस डेटा को इंटरप्रेट करते हैं, वैलिडेट करते हैं कि भाई मेरे रिसर्च में ये रिजल्ट आया, ये कंक्लूजन आया, और लिटरेचर रिव्यू में जो आपने रिसर्च किया था उससे आप कंपेयर करते हैं कि ये मैंने पढ़ा, ये रिसर्चेज हुई, इनमें ये चीजें आई हैं और मेरे रिजल्ट में ये चीजें आई हैं इस तरीके से। तो उस कॉन्टेक्स्ट में आपका टॉपिक क्या था, व्हाट इज योर लिटरेचर रिव्यू, व्हाट यू हैव फाउंड इन डिफरेंट स्टडीज, हाउ यू, एंड देन यू कोलैबोरेट ऑल दोस थिंग एंड यू विल राइट डाउन कि क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, दूसरे की रिसर्च में क्या आया, मेरी रिसर्च में क्या आया, व्हाट मे बी द पॉसिबल रीजंस फॉर दैट, ऑल दोस थिंग दैट वो आप चीजें लिखते हैं, और उसी को फर्दर स्टेप में आप कंक्लूड करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं कि ये मिला, ऐसा ऐसा हो सकता है, ये पॉसिबल रीजंस हैं, ऐसी चीजें, ये कमियां हैं मेरे स्टडीज की, ये भी लिखते हैं आप। फर्दर आप स्टडी क्या की जा सकती है इस एरिया में, वो भी आप लिखते हैं। सो ऑल दोज थिंग्स कैन लाइक रिसर्चर्स शुड राइट in interpretation and conclusion, and recommendation भी लिखते हैं कि भाई क्या है, क्या रिकमेंडेशन है आपका, आगे इस पे क्या स्टडीज होनी चाहिए, है ना। तो ये सारी चीजें यहाँ पे हम लोग करते हैं। तो ये स्टेप्स होते हैं, ये स्टेप्स जो जर्नल स्टेप्स भी मैंने पहले बताए हैं रिसर्च में, कुछ उसी तरीके के हैं। द ओनली थिंग इज द मेथड इज डिफरेंट एंड द इंटरप्रिटेशन का तरीका चेंज हो जाएगा जब हम बात करते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च की। तो ये स्टेप्स आएंगे, अगर आपको आते हैं और आपको लिखना है एग्जाम में, तो ये हेडिंग्स डाल के इनकी डिटेल्स जो मैंने समझाई उस तरीके से आप लिख सकते हैं। कोई इसमें आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, आपके मन में जो आपने समझा वो अपने मन से आप लिख सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ऑफ एक्सपोजर, अब इसमें हम स्ट्रेंथ देख लेते हैं और कमियां क्या है। स्ट्रेंथ क्या है, दिस में पर्टिकुलरली यूजफुल इन बिहेवियरल रिसर्च वेयर वेरिएबल कैन नॉट बी मैनिपुलेटेड सच एज सोशियोलॉजिकल, एजुकेशनल वेरिएबल, एंड एज इट इज अलाउज फॉर द कॉज इफेक्ट एनालिसिस। अब क्या होता है, ये कॉज इफेक्ट एनालिसिस किसकी वजह से क्या हुआ बता सकता है। नंबर एक, अब जब हम सोशियोलॉजिकल रिसर्च करते हैं, यानी साइकोलॉजी से रिलेटेड या सोशियोलॉजी से रिलेटेड हम रिसर्च करते हैं, तो सबसे बड़ी जो हमारी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम ये है कि हम मैनिपुलेट नहीं कर सकते। अब आपको डिप्रेशन अगर की स्टडी करनी है तो किसी को अंदर आप डिप्रेशन इंड्यूस नहीं कर सकते, किसी की एंजाइटी की अगर आपको करना है तो आप इंड्यूस नहीं कर सकते कि किसी में आप एंजाइटी क्रिएट करो और फिर रिजल्ट, तो मैनिपुलेट नहीं कर सकते आप, अनइथिकल है और किया भी नहीं जाना चाहिए। उसी तरीके से अगर किसी का एटीट्यूड आपको चेक करना है तो आप एटीट्यूड किसी का बना नहीं सकते या बदल नहीं सकते अपने आप से रिसर्च करने के लिए, तो अब मैनिपुलेशन तो पॉसिबल नहीं है। तो इन दैट केस एक्स पोस्ट फैक्टो हमारी साइकोलॉजी के हिसाब से या सोशल साइंसेस के हिसाब से प्रॉपर रिसर्च, मतलब बेस्ट रिसर्च वो है कि आप उसको करने से आपको हेल्प मिल सकती है, क्योंकि आप मैनिपुलेशन नहीं कर सकते। तो जहां भी मैनिपुलेशन नहीं कर सकते, इफेक्ट के बेस पे आप रिसर्च कर सकते हैं। तो ये एक प्लस पॉइंट है इसका, तो और बेस्ट पॉइंट भी है, क्योंकि साइकोलॉजी में आप चेंजेस तो कर नहीं पाओगे ना, आप किसी की साइकोलॉजी में तो चेंज नहीं कर सकते आप, तो ये चीज समझना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एंड देन वीकनेस क्या है, यही इसकी वीकनेस भी है, क्योंकि क्या है, क्योंकि आप बैक में जाके आप सारा रिसर्च कर रहे हैं, समझ रहे हैं, तो बैक में जाने से क्या हो रहा है कि एग्जैक्टली नहीं पता भाई क्यों हुआ था, वही जो मैंने फोरेंसिक साइंस वाला आपको एग्जांपल दिया था। तो द रिसर्चर मे नॉट
be able to provide a reasonable explanation of relationship between independent and dependent। तो क्या होता है, हम गेस कर रहे हैं, एग्जैक्ट मैनिपुलेट करके नहीं देख पा रहे। तो जैसे बिल्कुल फोरेंसिक साइंसेस में होता है ना कि भाई मर्डर हुआ तो कैसे हुआ, तो हम उसकी डिफरेंट थ्योरीज हाइपोथेसिस मिलाते हैं और गेस करने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा, उसके एविडेंस ढूंढने की कोशिश करते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी होता है। तो एग्जैक्ट क्या हुआ होगा वो जानना थोड़ा मुश्किल काम हो जाता है, बट स्टिल इट इज यूजफुल। तो ये क्या कहते हैं वीकनेस थी इसकी। नाउ एक कॉन्सेप्ट होता है पोस्ट हॉक फॉल्सी। पोस्ट हॉक फॉल्सी इज ए बायस वेयर रिसर्चर मेक कंक्लूजन when two factors are considered cause and effect, such as assuming that delinquency is the effect of parenthood is the cause when in reality the child's peer group may be the cause। अब इसको क्या करते हैं, क्योंकि चीजें पास्ट में हुई हैं, है ना, तो हम क्या कर लेते हैं, हम बायस्ड हो गए। बायस्ड कैसे हो गए, जैसे एग्जांपल इसमें दिया हुआ है कि बच्चा बहुत ज्यादा स्टबर्न और शैतान हो गया, है ना, और हमने उस रिसर्च करना शुरू किया वैसे, और हमने ये मान लिया कि भाई पेरेंट्स ही ऐसे हैं, पेरेंट्स ने पेरेंटिंग ठीक से नहीं की इसलिए ऐसा हो गया, है ना। हमने एज्यूम कर लिया कि पेरेंटिंग की वजह से हुआ, आपको कुछ चीजें मिली, लेकिन हो सकता है कि ये पेरेंटिंग की वजह से ना हो, ये दूसरे बच्चों के साथ मिक्स होने की वजह से हो गया हो। उसकी सोसाइटी ऐसी है, वहाँ पे इस तरह के बच्चे रहते हैं जो उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, है ना, अब्यूज करते हैं, लोगों को मारपीट करते हैं, तो वहां से उसने सीख लिया। तो क्या हो, इसी को हम पोस्ट हॉक फॉल्सी बोल देते हैं। पोस्ट हॉक का मतलब होता है बाद में, क्योंकि चीजें बाद में हो रही हैं, उससे पहले का क्या हुआ होगा उसको आपको इन्फर करना है। तो आपने क्या कर लिया, आपने एज्यूम कर लिया, बायस हो गए, है ना, कि भाई डिप्रेशन हुआ है तो इसकी लाइफ में कुछ खराब ही हुआ होगा। हो सकता है खराब ना हुआ हो, सिर्फ उसकी जेनेटिक हेरिडिटी ऐसी है, जेनेटिक उसकी क्या कहते हैं ऐसा है कि उसको कुछ होता है या नहीं होता एक सर्टेन एज पे, क्योंकि उसकी बायोलॉजी में वो है, उसको डिप्रेशन होना ही होना है। बिल्कुल वैसे ही कि कई बार आप देखोगे लोग एकदम फिट हैं, बढ़िया हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फिजिकल एक्टिव है, लेकिन फिर भी उनको डायबिटीज हो गई या उनको क्या कहते हैं शुगर हो गया। क्यों हो गया, आप उनसे पूछोगे, उनकी फैमिली में बहुत सारे लोगों को था, लेकिन अब ये पता लगाना कि ये उनकी वजह से हो गया, ये वो बहुत ज्यादा मीठा खा रहा था, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज नहीं कर रहा था, लेजी लाइफ जी रहा था, लेकिन फिर भी उसको हो गया। तो अब बायोलॉजी की वजह से हुआ या उसकी अपनी बिहेवियर की वजह से हुआ, ठीक है, तो ये पता लगाना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। तो इन दोनों, तो यही होता है पोस्ट हॉक फॉल्सी। ये आपने मान लिया कि इसकी जेनेटिक ऐसी है, इसकी वजह से हुआ, लेकिन हो सकता है उसका बिहेवियर ऐसा है, ईटिंग हैबिट्स ऐसी है जिसकी वजह से उसको हो गया। तो इसको हम बोलते हैं पोस्ट हॉक फॉल्सी। ये आप क्या कहते हैं, ये था आपका एक्स पोस्ट फैक्टर रिसर्च।